चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कोलरॉश लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, कोलरॉश लॉ के बारे में पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोलरॉश लॉ में एक वर्ड आता है कि ये लॉ वैलिड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरैक्शन ऑफ आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना रहता है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को तो वो उसका कुछ पर्पस होगा, है ना। और फिर देखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से जो आयंस का माइग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन कहाँ पर, माइग्रेशन उनका बेसिकली टर्मिनल्स पे, अपोजिट टर्मिनल पर। जैसे कि कोई सोडियम आयन है तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, कोई अनायन है जैसे क्लोराइड आयन है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। तो ये आयंस जब माइग्रेट करते हैं सॉल्यूशन में तो जो ये वर्ड यहाँ पर इस लॉ में यूज़ किया जाता है कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, तो इसका मतलब क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो कोलरॉश लॉ बेसिकली फ्रेडरिक कोलरॉश थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया। अब उन्होंने ये देखा कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्वेंट में रहती है, ठीक है, तो उससे उसकी कुछ मोलर कंडक्टिविटी रिपोर्ट होती है। ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस जो रहती है वो जनरली देखा गया कि कापा बाय सी के रिलेशन से रिपोर्ट होती है, और हम उसमें इस फॉर्मूले से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि भाई डाइल्यूशन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, और ये बढ़ती है और घटती क्यों है ये हम अलग किसी और टाइम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतने इस रिलेशन से इतना आइडिया हमें लगता है कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ती है। तो आज हम लोग कोलरॉश लॉ, जो कोलरॉश साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि फिर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को नियर टू उसकी जो लिमिट है अगर हम उसे ज़ीरो कर दें, मतलब अप्रॉक्स ज़ीरो कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्स ज़ीरो का मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट कर दें। क्या कर दें, वेरी वेरी डाइल्यूट, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे हैं। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है उसकी कंडक्टेंस पे। ठीक है, तो वो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन के कम होने से ऐसा आयंस के बिहेवियर पर उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो मूवमेंट की स्पीड है, उस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो होता क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से जो हमारे आयंस होते हैं, जैसे हमारा सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस आयन है, अगर किसी कंसंट्रेशन सी पे उसकी डिस्टेंस इतनी है तो इनफाइनाइट डाइल्यूट करने का पर्पस क्या है, वो ये है कि अब ये जो सोडियम प्लस और Cl माइनस है ये इतने डिस्टेंस पे आ चुके हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो हमें मालूम है कि जो आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं वो कूलम्बिक इंटरैक्शंस होते हैं, मतलब कि वो 1/r² लॉ को फॉलो करते हैं उनके इंटरैक्शंस आपस में। ठीक है, तो डाइल्यूट करने से क्या हुआ, जो हमारे अपोजिट आयंस हैं उनका जो इंटरैक्शन है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल हो गया। और किसी कंसंट्रेशन सी पर जब उनका कंसंट्रेशन सी पे हम उनका इंटरैक्शन देखते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो जब Na+ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो उसको Cl- पीछे से
पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उसको पीछे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा, जो इसको हम लोग आगे एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में कंसीडर भी करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इनके इंटरेक्शंस की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो फुल गेन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि इनका इंटरेक्शन क्या हो जाता है, डाइल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि इनका इंटरेक्शन जो अपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल हो गया। क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है ना। और फिर इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होने से क्या हुआ कि अब उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो गई, फुल उसने अपनी कैपेसिटी में मूव करना शुरू कर दिया, दोनों आयंस ने एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली। इसीलिए यहाँ क्या बोला कि अब क्या स्टार्ट हो गया है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ये इधर माइग्रेट कर रहा है और क्लोरीन माइनस अपना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसीलिए हमने इस लॉ को एक दूसरा नाम भी हम देते हैं कि इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने अभी तक जो समझा वो क्या समझा कि पहला क्या होगा कि भाई ये क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, किया हमने। इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन से इनका इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस जो अपोजिट है, ठीक है, जो अपोजिट आयंस हैं उन चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, यू कैन से कि नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और उस नेग्लिजिबल इंटरेक्शन की वजह से जो ये अपोजिट टर्मिनल्स की तरफ मूव कर रहे थे वो क्या हो गया उनका, उसको हमने बोल दिया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब ये हुआ कि उनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो गई, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, यानी कि हाईएस्ट मोबिलिटी गेन कर ली उन्होंने, यू कैन से। तो जब कोई आयन स्पीड से अपने टर्मिनल पर रीच करेगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई वो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो कोलरश ने फिर जब इसी चीज़ को सम अप करके क्या लिखा, क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और वो किसकी वजह से होगी, वो होगी सम ऑफ देयर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ठीक है। इसको दोबारा बता देता हूँ, ये सिंबल बोलते हैं हम लोग आयनिक कंडक्टेंस के लिए कैटायन के, और इसको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस एनायन के लिए, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो अगर तो हमारा सपोज NaCl है, तो अगर जब ये आयनाइज होएगा सॉल्यूशन में तो ये एक कैटायन देगा और एक एनायन देगा। तो यहाँ पर जो इसकी स्टिशियोमेट्री आएगी वो 1-1 आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग लेते BaCl2 तो ये किस में आयनाइज होता, 1 बेरियम प्लस 2 और 2 क्लोरीन आयन। तो यहाँ पर हम लोग फिर 1 बेरियम लिखते और यहाँ पर हम लिखते 2Cl माइनस, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ आयंस आते हैं वो उसके आगे हम लोग एक तरह से उसका कोएफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इतना उसने कहा कि भाई जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो एक तरह से यू कैन से कि हाईएस्ट कंडक्टेंस होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, क्योंकि इस केस में जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं और अपनी हाईएस्ट मोबिलिटी में मूव कर रहे हैं, और हाईएस्ट मोबिलिटी में मूव करने के बाद वो लेसर टाइम पीरियड में अपने टर्मिनल्स पे पहुंचकर हाईएस्ट कंडक्टेंस को रिपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि
इसी को कोलरोच ने अपने लॉ में समराइज किया और बोला कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ cations प्लस सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ cation एज वेल एज एनायन, ठीक है ना। तो उनका सम आपका मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। आगे अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये समझने की कि इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलो।